नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में सबसे बड़ा हवाई संकट, तकनीकी खराबी से 1200 से ज्यादा घरेलू उड़ानें प्रभावित, 90 से ज्यादा रद्द, सिस्टम ठीक करने की कोशिशें जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को भी दी गई जानकारी। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन छोड़ना होगा खुद के बड़े होने का भाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, ओवैसी समेत दूसरे नेताओं ने की निंदा। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,500 करोड़ के इंसेंटिव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड और बीज के लिए बनाई गई टीम नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में रहा। निजी बैंकों के दम पर बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान में बंद। मेटल, बैंकिंग, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स, निफ्टी फ्लैट बंद। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। पीएम मोदी ने किया मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। 300 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। सीएम शिवराज बोले, एमपी में कीजिए निवेश, तैयार है तरक्की का रोड मैप। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। Goes to Natu Natu, गोल्डन ग्लोब में आरआरआर की धूम। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला पुरस्कार। पीएम मोदी ने बताया गर्व का पल। शाहरुख खान समेत बॉलीवुड ने टीम आरआरआर को दी बधाई। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है। दरअसल अमेरिका में तकनीकी खराबी आने की वजह से सभी घरेलू उड़ानों को ग्राउंडेड करना पड़ा है। सभी तरह के फ्लाइट्स ऑपरेशन को रोक दिया गया है। हमें जानकारी मिली है कि 1200 उड़ानें ग्राउंडेड हैं और 90 फ्लाइट्स को अभी तक कैंसिल किया जा चुका है। वहीं इस तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिशें भी जारी हैं। इसके ठीक होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। अथॉरिटीज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस बारे में पूरी जानकारी दे दी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वो गड़बड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एफएए ने कहा है कि पूरे देश के एयर स्पेस के ऑपरेशन पर इस तकनीकी खराबी का असर पड़ा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुस्तान और मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने एलजीबीटीक्यू समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही, बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। मुसलमानों को लेकर दिए गए मोहन भागवत के बयान पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारत के मुसलमान सेकुलर नेताओं को ही पीएम बनाते और मानते रहे हैं। मुसलमानों ने एक भी जिन्ना या नरेंद्र मोदी पैदा नहीं किया। ये दिखाता है कि भारत के मुसलमान हमारे इस देश की सेकुलर नेताओं को ही अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते रहें, मानते रहें, वोट देते रहें। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी इस बयान के जरिए जो मुसलमानों का देश प्रेम है वो उसको कंटिन्यू संदिग्ध करने के लिए ये आरएसएस के बयान आते रहे। नया बयान नहीं है। ये हिंदू एग्रेसिव होने की बात नहीं है। हिंदू तो डिप्रेसिव हो गया इनकी सरकार में। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस मुसलमानों को छोटा भाई मानने को तैयार नहीं है।
मोहन भागवत जी का ये कहना कि मुसलमान अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दें, तो मोहन भागवत जी, मैं तो बड़े अदब के साथ कहूँगा, हमें अपना छोटा भाई मान लीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं, लेकिन आप तो छोटा भाई मानने को तैयार नहीं हैं। छोटे भाइयों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। बीजेपी की सरकार जिस तरीके से आज माइनॉरिटीज़ के साथ बिहेव कर रही है, क्या आप इसे जस्टिफाई करते हैं? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मोहन भागवत के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने का, हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं। ओवैसी ने कहा कि RSS की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा, कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत। हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत के बयान पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं जोशीमठ के महासंकट की। जोशीमठ में असुरक्षित मकानों को गिराने की पूरी तैयारी हो गई है। जोशीमठ में आपदा को लेकर आज बड़ी बैठक हुई। बैठक में बड़े अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित लोग भी शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव RM सुंदरम ने बताया कि प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा अभी सिर्फ 2 होटल ही गिराए जाएंगे। जोशीमठ में कोई घर नहीं गिराए जाएंगे। और इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और प्रभावितों को मदद का भरोसा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता नितिन सेमवाल जुड़ रहे हैं जोशीमठ से। नितिन, बताएं क्या कुछ चल रहा है वहां पर? डिजास्टर की अगर बात करें तो लगभग 7 से 30 भवन ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसके अलावा जो अभी परिवारों की जो शिफ्टिंग हुई है, लगभग 130 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है सुरक्षित स्थानों पर। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री देर शाम को आज जोशीमठ पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। और अभी जो धामी है CM, वो प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनको जानने की कोशिश भी की जा रही है। राहत शिविरों में पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब पिछली बार यानी कि शनिवार को जब मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे थे तो कुछ प्रभावित लोगों से नहीं मिल पाए थे, जिसके बाद थोड़ी सी नाराजगी लोगों में थी। आज पूरा रात का अगर कार्यक्रम हम देखें तो रात भर उन प्रभावित परिवारों तक पहुंचने की पूरी कोशिश CM कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जोशीमठ को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार भी चिंतित है, स्वयं प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट इस पूरे डिजास्टर पर रखे हुए हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे है, हर चीज को यहाँ पे देखा जा रहा है उससे। और आने वाले समय में किस तरीके की व्यवस्था बनानी है, जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से उनका मुआवजा देना है, इस पर भी पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जोशीमठ के लोगों की समस्या का समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे। अब भीम UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2600 करोड़ का इंसेंटिव देने का प्रावधान किया है। आज ही कैबिनेट में इसको मंजूरी भी मिल गई। 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है।
पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए थी, इस संख्या को भारत में जीडीपी के अनुपात में देखें तो लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव स्कीम में डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये कार्य पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। और कैबिनेट के फैसले की डिटेल जानकारी के लिए चलते लक्ष्मण राय के पास। लक्ष्मण जी बताइए, सबसे बड़ा फैसला तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर ही हुआ है, क्या है डिटेल? कैबिनेट के इस पूरे फैसले को दो हिस्से में बांट कर देखें तो एक फैसला डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। छोटे शहरों में, गांव में किसानों तक डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका मकसद है। इसके तहत सरकार 2600 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगाने और छोटे ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ई कॉमर्स के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बैंक जो इसमें शामिल होंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ जो तकनीक है उसको ज़्यादा बेहतर की जाएगी ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पे जो लागत है उस लागत को कम से कम किया जा सके। तो ये एक रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने वाली इंसेंटिव स्कीम की बात। दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी को अब सरकार अगले लेवल पे ले जाना चाहती है। इसके लिए 3 अलग अलग नेशनल लेवल पे मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो फैसला लिया है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी उन्नत किस्म के बीज को उत्पादन करने, उसकी खरीद किसानों तक पहुंचाने पर जोर देगी। दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिक फूड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, ऑर्गेनिक फूड के मार्केटिंग प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देगी, किसानों को बेहतर कीमत दिलाने पर जोर देगी। तीसरी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी वो एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट हो या सर्विस का एक्सपोर्ट हो, उसको बढ़ावा देने पर जोर देगी। तो 3 अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग बढ़ाने के लिए सरकार बजट में कई बड़े फैसले ले सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल कोलैटरल के तौर पर करने की इजाज़त मिल सकती है। यही नहीं, स्टार्टअप्स के लिए अलग सिंगल विंडो सिस्टम का ऐलान भी किया जा सकता है। एक बार बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से, जिनके सूत्र ये खबर लेकर आए हैं। आलोक, बताइए क्या तैयारी है सरकार की? तो देखिए, देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए सरकार बजट में फंडिंग के नए विकल्प खोल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जीएसटी क्रेडिट को कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा सकती है, जिससे कि स्टार्टअप्स का बैंकों में जो जमा पैसा है उसके एवज में वो आसानी से लोन ले सकेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम में एफडीआई फ्लो को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स इंसेंटिव का भी ऐलान कर सकती है। इसके अलावा जो एंजल इन्वेस्टर्स सीड कैपिटल के तौर पर इन्वेस्ट करते हैं उस पर 30% तक टैक्स डिडक्शन देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ कदमों का ऐलान हो सकता है, जिसमें खास तौर से इन्वेस्टमेंट और एग्जिट प्रोसेस को आसान बनाया जा सकता है। साथ ही साथ स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का भी ऐलान किया जा सकता है, जहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ आसानी से एक विंडो में कर सकेंगे। इसके अलावा जो ओएनडीसी का नया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ रहा है, वहाँ पर भी जो फीस और लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी छूट देने पर विचार चल रहा है। तो कुल मिलाकर स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर कई सारे कदमों का ऐलान इस बार बजट में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आलोक। और सरकार का नया डिजिटल इंडिया एक्ट बच्चों के लिए इंटरनेट को सुरक्षित बना सकता है। सरकार इसमें साइबर बुलिंग और किसी दूसरे की निजी जानकारी इंटरनेट पर डालने को अपराध बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार जल्द ही इसका ड्राफ्ट जारी कर सकती है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, बताएं किस तरीके के प्रोविजंस होंगे नए एक्ट में? देखिए, बदलते वक्त के साथ इंटरनेट की दुनिया में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जो हमारा मौजूदा कानून है वो इन बदलावों को डील करने में सक्षम नहीं है। लिहाजा सरकार एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर के आ रही है। इस एक्ट के तहत सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो सुरक्षित रहें। कई सारे बदलाव आपको इस नए कानून के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है या फिर डॉक्सिंग है, उनको सरकार अपराध घोषित करेगी। यानी कि कोई अगर इंटरनेट पर किसी बच्चे को बुली करता है या फिर उसका
स्टॉक करता है या फिर उसकी निजी जानकारी किसी और के साथ इंटरनेट के ऊपर साझा करता है तो इसको अपराध की श्रेणी में घोषित किया जाएगा। तो इससे सरकार को लगता है कि बच्चों के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करना काफी सुरक्षित होगा। इतना ही नहीं, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसी एक्ट के अंदर बताया जाएगा कि एक बच्चा जो है ऑनलाइन गेम्स कितनी देर तक खेल सकता है और अगर वो 18 साल से कम है तो इन ऐप परचेज वो नहीं कर पाएगा, यानी कि गेम में कोई भी परचेजेस जो है वो नहीं कर पाएगा। तो इस कानून के तहत सरकार कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें और ये नया ड्राफ्ट सरकार जल्दी इसको जारी कर सकती है। शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, बात करते हैं एमपी इन्वेस्टर्स समिट की। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो गया है। समिट में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 300 से ज्यादा कंपनियां अपने अपने प्लान्स पेश करेंगी। इस बार राज्य सरकार का फोकस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और इंफ्रा जैसे सेक्टर्स पर है। इन्वेस्टर्स समिट के जरिए पिछले 10 साल में मध्य प्रदेश में 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। एक नए भारत समिट में पधारे हैं और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया और कहा कि भारत की तरक्की में मध्य प्रदेश का अहम योगदान है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वक्त देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इसके लिए हर राज्य को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और मध्य प्रदेश ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि इस बार का समिट किस लिहाज से बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल समिट है। मुझे बताते हुए खुशी है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच में ग्लोबल है। 10 पार्टनर कंट्री, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी। गयाना और सूरीनाम के तो माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन पनामा की विदेश मंत्री, मॉरिशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिम्बाब्वे के खनिज मंत्री, वो भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के या तो एम्बेसडर है या काउंसलेट जनरल है। 84 देशों के 431 अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं। 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और 10 बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समिट में शामिल हैं। मित्रों, यहां 1 to 1 भी आपके बीच भी होगा, बायर सेलर मीट भी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 15 देशों ने स्टॉल अपने लगाए हैं। बायर सेलर मीट के भी 364 अंतर्राष्ट्रीय वायर समिट में आ रहे हैं। तो सचमुच में ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल है, ग्लोबल। इन्वेस्टर्स समिट का पहला दिन कैसा रहा, विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा।
मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश के जाने माने उद्योगपति भाग ले रहे हैं। पहले दिन जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं में जो बातें सामने आई कि जो भी निवेश के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो ऊर्जा हो, इन तमाम क्षेत्रों में उद्योगपतियों ने अपने अपने जो प्लान हैं और अपने अपने इन्वेस्टमेंट की बातें की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए जो उचित माहौल दिया जाएगा। आज जो बातें आई, दो देशों के राष्ट्रपति के अलावा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें 15 देश कुल प्रतिभागी हैं और जो अलग अलग सत्रों में, चाहे वो जो सत्रों में बातें हुई कृषि को लेकर, खाद्य को लेकर, डेयरी जो है उद्योग को लेकर, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य सेवाएं, ऑयल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोकेमिकल्स और कपड़े और परिधान यानी टेक्सटाइल, आईटी, इन सब बातों के लिए, इन सब क्षेत्रों में निवेश की बातें की गई और जो टोन सेट की गई। किसी भी जो इंडस्ट्री की मीट होती है तो उसमें जो टोन सेट होती है, वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो टोन है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वर्चुअली इसे संबोधित किया तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भारत है वो दुनिया में नंबर 1 है। ये एक अहम बात है और भारत की जो बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सब तारीफ करते हैं, यानी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और 5G नेटवर्क, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश और तेजी से काम हो रहा है। तो इसको लेकर, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी को लेकर ये बातें यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन यहाँ पर की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में। और गोल्डन ग्लोब में मचा नाटू नाटू का जलवा दिखाएंगे ब्रेक के बाद। Goes to Natu Natu. हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए, यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे, उसका नाम है सेक्शन 269SS और 269T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में और अब बात करते हैं आज से शुरू हुए ऑटो एक्सपो की। नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में एक से बढ़कर एक शानदार कारें पेश की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लग्जरी बसें भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। ऐसी ही एक हाई एंड लग्जरी बस पेश की है जाने माने बस मेकर वॉल्वो ने। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। लग्जरी बसेस मोबिलिटी की तस्वीर बदल रहे हैं और मेरे पीछे है ये वॉल्वो की भारत की सबसे लंबी लग्जरी बस। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 15 मीटर है और ये सबसे लंबी जो है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है भारत में। और इसे खास तौर पे फिलहाल G20 के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में से आप भारत की सड़कों पर भी चलता हुआ देखेंगे। लेकिन ये तो बाहर से तस्वीर है, अंदर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। जब आप इस बस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो पूरा फील है ये बहुत ही अनोखा है, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। खासतौर पे इसके मुकाबले में किसी फ्लाइट की जो सेवा है वो भी आपको कम दिखेगी। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ कि बिल्कुल एक बिजनेस क्लास जो किसी फ्लाइट का होता है उससे भी ज़्यादा लग्जरी देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। सर,
बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट बनाया है आपने। फिलहाल इस तरह के 10 सीटें हैं यहाँ पे, इसके अलावा बाकी सीटें भी हैं। लेकिन सर ये बताइए कि ये जो इतना इसमें जो फीचर्स की अगर बात करें, कंफर्ट का कितना ख्याल रखा गया है और क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं आप? भारत बदल रहा है, भारत सक्सेसफुल पाथ पे है और नई ऊंचाइयों में पहुंच रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये नया प्रोडक्ट यहाँ आज इंट्रोड्यूस किया है और आप देखेंगे कि हम इन्हें, हमारे कोच कैप्टन हैं जो वॉल्वो ट्रेंड हैं और गाड़ी चलाते हैं और बड़े आराम से सेफली अच्छी स्पीड पे गाड़ी को चला के एक जगह से दूसरी जगह आपको वॉल्वो 9600 प्रीमियम फर्स्ट क्लास बस में ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, अगर फर्स्ट क्लास सीट पे आदमी बैठा है वो कुछ भी चूज कर सकता है। वो मूवी चूज कर सकता है, वो गेम्स चूज कर सकता है, वो बैठा मैप्स चूज कर सकता है, वो खाना चूज कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, उसको क्या चाहिए पीछे पेंट्री से सर्विस हो जाएगी। और ऑस्कर की रिहर्सल माने जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत का डंका बज चुका है। एस राजमौली की फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड जीता है। नाटू नाटू गाने की म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी ने ये अवार्ड लिया। अवार्ड लेते समय वो काफ़ी भावुक हो गए। अमेरिका में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजामौली अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है और टीम RRR को बधाई दी है। उन्होंने इसे सभी देशवासियों के लिए गर्व का पल बताया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर्स ने भी टीम RRR को बधाई दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।